हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और भाई साहब, ये आपका लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है ना। बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन का लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले मैं आपको 5 लेक्चर करवा चुका हूँ। छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेक्चर है, ठीक है ना। तो उसको आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो वे एक बार ज़रूर देख लेना। तो आज हम डायरेक्ट बात करते हैं अपने बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर। तो इसका प्रोसेस की बात करेंगे कि इसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है ना। प्रोसेस की बात करेंगे। तो प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन को हम 3 भागों में बांटते हैं। इनिशिएशन, यानी कि जो आपका बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, इसको हम प्रारंभिक भी बोल देते हैं। इलोंगेशन, यानी कि आपका आगे बढ़ना। एंड टर्मिनेशन, मतलब टर्मिनेट होना, ठीक है ना। तो 3 भागों में बांटा गया है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ये 3 ही हमें पढ़ने हैं कि किस प्रकार से इनिशिएशन किस प्रकार से होता है, इलोंगेशन किस प्रकार से होता है एंड टर्मिनेशन किस प्रकार से होता है। तो भाई साहब, बेल्ट की सीट बांध लो, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं इलोंगेशन के बारे में। तो जो इलोंगेशन होता है उसमें बेसिकली 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। अब ये 5 स्टेप कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका क्लोज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यानी कि सबसे पहले क्लोज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। दूसरा हमारा ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यानी कि हमारा ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनेगा। तीसरा हमारा टर्सरी कॉम्प्लेक्स या फिर टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनेगा। एंड नंबर 4 हमारा अबॉर्टिव इनिशिएशन बनने वाला है। एंड नंबर 5 हमारा प्रमोटर क्लियरेंस होने वाला है, ठीक है ना। नंबर 5 हमारा प्रमोटर क्लियरेंस होने वाला है। तो अब इनका मतलब क्या है, किस प्रकार से होता है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहला लेकर के चलता हूँ, क्लोज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब क्लोज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से क्या मतलब है? तो मान लो भाई साहब, ये आपका कोई भी डीएनए डबल स्ट्रैंड था, ठीक है ना। आप कहोगे कि सर ये तो हमें भी पता है। मैं कहूँगा कि भाई साहब ऐसा है, इस पे एक प्रमोटर पाया जा रहा है। ये आप कहोगे कि सर ये तो आपने नई बात बता दी, हमें तो पता ही नहीं था, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा कि सब्र तो करो, मैं थोड़ा और बताऊँगा आपको। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा आपका आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना। आरएनए पॉलीमरेज आएगा। आप कहोगे कि सर ये तो बात आपने और भी अच्छी बता दी, हमें तो पता नहीं कि प्रमोटर पर आप तो हम तो इतना जानते हैं कि प्रमोटर पे ही आरएनए पॉलीमरेज आएगा, इसमें नई बात क्या है? तो मैं कहूँगा रुक तो जाओ भाई साहब। तो यहाँ पर आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर पे आकर के बाइंड होगा, ठीक है ना। और ये जो प्रमोटर पे आपका आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड हुआ है, इसी को हम क्लोज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को हम क्लोज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बोलते हैं। एक्चुअल में ये क्लोज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों है, तो वो चीज़ आपको अभी पता लग जाएगी। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो भाई साहब, ये आपका डीएनए है, तो इसको हम लिख सकते हैं डीएनए, ठीक है ना। ये क्या है? ये आपका डीएनए है। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये एक प्रकार एंजाइम्स है। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, यानी कि डीएनए प्लस प्रोटीन। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि डीएनए लिख दो, डीएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है ना। डीएनए प्लस प्रोटीन आपका हो जाता है। तो ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज आकर के अटैच हुआ, इसको बोलेंगे हम क्लोज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। आप कहोगे सही है। फिर हम दूसरे पे चलते हैं, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं। दूसरा है ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब ये ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है कि जो ये आरएनए पॉलीमरेज आकर के यहाँ पर बाइंड हुआ है, ये जो बाइंड हुआ है ये अब एक बबल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। ये एक बबल का फॉर्मेशन करता है। ये जो डीएनए है, डीएनए में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ही तोड़ता है ये आरएनए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वहाँ पर हेलिकेज एक्टिविटी कौन परफॉर्म करता है, यानी हेलिकेज एक्टिविटी यानी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना, तो वो परफॉर्म होती है आपकी आरएनए से ही। यानी कि क्या होगा, यहाँ पर आपका एक इस प्रकार से बबल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से बबल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और आरएनए आपको पता है, आरएनए इस पे अभी भी ये प्रेजेंट है इस प्रकार से, ठीक है ना। ये आरएनए आपका अभी भी प्रेजेंट है।
तो अब यहाँ पर बबल का फॉर्मेशन हुआ, और ये जो बबल का फॉर्मेशन हुआ ना, जो डीएनए स्टैंड है ये उठ गया है, ये डीएनए स्टैंड उठ गया, इसी को हम बोलते हैं ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब पता चला ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर कौन कौन पाया जा रहा है, यहाँ पर आपका डीएनए पाया जा रहा है, ठीक है ना। कौन है, डीएनए है प्लस प्रोटीन है, डीएनए प्लस प्रोटीन है, ठीक है ना, 2 ही पाए जा रहे हैं अभी भी है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर की। तीसरा क्या है, टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अभी टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या बोला है, तो भाई साहब अभी तक हमने क्या देख लिया कि आपका जो है बबल का फॉर्मेशन इस डीएनए में इस प्रकार से हो रहा था, ठीक है ना, इस प्रकार से हो रहा था। आरएनए पॉलीमरेज जो है अब मैं छोटा सा बना रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे कि आपको समझ में भी आ सके। ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर मैं सही से बना देता हूँ इसको, ठीक है ना, आरएनए पॉलीमरेज को मैं सही से बना देता हूँ। भाई साहब थोड़ा सा सब्र करो बस। ये मान लो मैंने यहाँ पर ये आरएनए पॉलीमरेज बना दिया, ठीक है ना। ये आरएनए पॉलीमरेज, अब जैसे ही ये बबल का फॉर्मेशन हुआ तो आरएनए पॉलीमरेज बनेगा, तो ये स्टार्टिंग में क्या काम करेगा, स्टार्टिंग में ये थोड़ा बहुत 2-4 आपके आरएनए बनाएगा, ठीक है ना। 2-4 आरएनए के 2-4 आरएनए में न्यूक्लियोटाइड को बनाएगा, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आरएनए के अंदर ये 2-4 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके रख देगा। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका डीएनए भी प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका डीएनए भी प्रेजेंट है, यहाँ पर आपकी प्लस प्रोटीन भी प्रेजेंट है, और यहाँ पर आपका प्लस में थोड़ा बहुत आरएनए भी बन गया, ठीक है ना, थोड़ा बहुत आरएनए भी बन गया, इसलिए इसको बोला टर्नरी कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर 3 आपके कॉम्प्लेक्स बने ना, यानी कि 3 एलिमेंट बने, इसलिए उसको बोला टर्नरी कॉम्प्लेक्स। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है ना, नंबर 4 पे, जो कि है अबॉर्टिव इनिशिएशन। अबॉर्टिव इनिशिएशन में क्या होता है कि भाई साहब ये जो आपका ये बबल बना दिया है मैंने, ये यहाँ पर मैंने जो है एक इस प्रकार से बना दिया, ये आपका आरएनए बना दिया। अब ये जो 4-5 आपके न्यूक्लियोटाइड अरेंज हुए थे आरएनए में, ये क्या होंगे, ये आपस में सही से कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे, और ये जो है वो बाहर निकल जाएंगे, यानी कि अबॉर्टिव हो जाएंगे, ये डिग्रेड हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, ये जो हमारे आरएनए बने हैं इस प्रकार से, ये आपस में डिग्रेड हो जाएंगे, ठीक है ना, ये डिग्रेड हो जाएंगे। अगर ये 4-5 आरएनए ही है तब 4-5 न्यूक्लियोटाइड हैं तब ये डिग्रेड हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अबॉर्टिव इनिशिएशन। क्या बोलेंगे, अबॉर्टिव इनिशिएशन। एंड अब बात कर लेते हैं नंबर 5 पे। अब नंबर 5 पे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर है प्रमोटर क्लियरेंस। प्रमोटर क्लियरेंस का क्या मतलब है भाई साहब, प्रमोटर क्लियरेंस का सीधा सा मतलब ये है कि जब आपका कोई भी ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन से निकल के इलोंगेशन में पहुंच जाए, उसको बोलते हैं प्रमोटर क्लियरेंस। यानी कि प्रमोटर क्लियरेंस हमें एक प्रकार से, जैसा रेलवे स्टेशन होता है ना, वहाँ पर हरी झंडी दिखाते हैं कि भाई अब निकलो, तो इसी प्रकार से प्रमोटर क्लियरेंस जब होता है तो तब पता लगता है कि भाई साहब आप जो है अब जा कर के इनिशिएशन कर सकते हो। वो कैसे करते हैं, तो देखो यहाँ पर ये दोबारा से मैंने बना दिया है एक बबल का फॉर्मेशन आरएनए, और ये कर दिया है ये चीज़, ठीक है ना। अब ये आपकी थी स्टार्टिंग साइट्स, एंड यहाँ पर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ एक कोई आपका आरएनए, ये आपका आरएनए हो गया। अब यहाँ पर इस बबल के अंदर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इस बबल के अंदर 9 से लेकर के 10 न्यूक्लियोटाइड तक जब तक नहीं बनते, यानी कि आपका अरेंजमेंट कितना होना चाहिए, 9 से 10 न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर ये 9 से 10 न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं तब आपका अबॉर्टिव इनिशिएशन नहीं होगा, और अगर अबॉर्टिव इनिशिएशन नहीं होगा, 9 से 10 आपके न्यूक्लियोटाइड अरेंज हो गए, तब ये फिर आपका भाई साहब चला जाता है आरएनए इलोंगेशन में, ठीक है ना, आरएनए इलोंगेशन में तब ये आपका
चला जाता है। सॉरी, ये इलोंगेशन ना होकर के ये इनिशिएशन है, ठीक है ना, ये आपका जो है इनिशिएशन है। तो इस बात को याद रख लेना, ये आपका क्या है, इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग, इनिशिएशन, ठीक है ना, इनिशिएशन। तो अब इस बात को आपको जो है याद रखना है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। पीडीएफ में मैं इसको सही कर दूंगा, ठीक है ना। अब वो बचता भी क्या है, यही बचता। देखो ऐसा होता है ना, जब थोड़े टाइम में आपको बहुत कुछ बनाना होता है तब ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो इन गलतियों को थोड़ा इग्नोर करो। तो यहाँ पर देखो 9 से 10 आपके न्यूक्लियोटाइड बने, फिर आपका यही आपका प्रमोटर क्लियरेंस हो जाता है, यानी कि इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ तक याद रखो, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, यहाँ पर आपका जो आरएनए पॉलीमरेज था, ये जो आरएनए पॉलीमरेज था, यहाँ पर इससे सिग्मा फैक्टर अटैच था। जैसे ही ये प्रमोटर क्लियरेंस होता है तब ये सिग्मा फैक्टर जो है डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि डिग्रेड हो जाता है, हट जाता है, और इसकी जगह एक प्रोटीन आ जाती है जिसको हम बोलते हैं नस प्रोटीन। क्या बोलेंगे, NUS, नस प्रोटीन हम इसको बोलेंगे, ठीक है ना। ये आरएनए पे आकर के अटैच हो जाती है। लेकिन ये नस प्रोटीन आ तो गई है, लेकिन इसका फंक्शन अभी तक क्लियर कट नहीं पता, इसका फंक्शन क्लियर कट हमें नहीं पता है, इतनी बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो अब आपको आई होप गाइज ये बातें पता लगी होगी कि क्लोज कॉम्प्लेक्स कब बनना है आपका, ठीक है ना, या फिर ओपन कॉम्प्लेक्स कब बनना है, या फिर इसके बाद टर्सरी कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, अबॉर्टिव इनिशिएशन में क्या हो रहा है, एंड आपके प्रमोटर क्लियरेंस में क्या हो रहा है, ठीक है ना। वही जो मैंने पीछे आपको समझाया है वही ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ इनिशिएशन, यानी कि जो क्लोज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है उसका फर्स्ट स्टेप होता है इन विच आरएनए पॉलीमरेज वाइंड टू ए प्रमोटर, एक प्रमोटर से वाइंड करेंगे टू वन फेस ऑफ द हेलिक्स, यानी कि एक फेस पे, यानी कि मैंने आपको दिखाया था ना, ये देखो पीछे मैंने दिखाया था यहाँ पर कि एक ही फेस पे चलता जा रहा है, यानी कि साइड आपको आरएनए की कौन सी मिलने वाली है, ये ही मिलेगी, ठीक है ना। तो वन फेस ऑफ हेलिक्स, ठीक है ना, ये जो आपका हेलिक्स है इस पर, ठीक है, टू फॉर्म क्लोज कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर एक क्लोज कॉम्प्लेक्स बनेगा। इन दिस फॉर्म द डीएनए रिमेन डबल स्टैंडर्ड, यानी कि यहाँ पर आपका जो है अभी तक जो डीएनए है वो कैसी कंडीशन में होगा, वो अभी भी आपके डबल स्टैंड की कंडीशन में ही होने वाला है। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। प्रमोटर रिकॉग्नाइज डिपेंड्स ऑन द सिग्मा फैक्टर, जो आपका प्रमोटर है वो रिकॉग्नाइज हो रहा है किससे, सिग्मा फैक्टर पे, यानी कि डिपेंड कर रहा है जो प्रमोटर का रिकॉग्नाइजेशन वो किस पर डिपेंड कर रहा है, सिग्मा फैक्टर पे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या होगा कि सेकंड स्टेप ऑफ इनिशिएशन इन दिस क्लोज कॉम्प्लेक्स अंडरगो ए ट्रांजिशन to the open complex in the DNA strand separate over a distance 10 to 13 base pair around the sites। यानी क्या कहने का मतलब है कि ये जो बबल बन रहा था ना, ये जो आपका बबल बना है, ये जो बबल बना है इनके बीच में जो बेस पेयर होते हैं वे कितने होते हैं, 10 to 13 बेस पेयर होते हैं, ठीक है ना, 10 to 13 बेस पेयर आपके होते हैं, और यही आपका ओपन कॉम्प्लेक्स बनाता है। टर्सरी कॉम्प्लेक्स, टर्सरी में मैंने आपको बता दिया है कि जो ओपन कॉम्प्लेक्स है उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। एक तो यहाँ पर डीएनए बन जाएगा, डीएनए बनेगा, डीएनए मिलेगा आपको, प्लस प्रोटीन मिलने वाली है, डीएनए प्लस प्रोटीन आपको यहाँ पर मिलने वाली है, एंड आपको एक और चीज़ मिलने वाला है यहाँ पर, वो क्या होने वाला है, वो होने वाला आपका प्रोटीन, ठीक है ना, वो क्या होने वाला है, वो होने वाला आपका प्रोटीन नहीं, आरएनए, ठीक है ना, आरएनए आपका जो है होने वाला है, ठीक है ना। इसको मैं सही से लिख देता हूँ आपका, आरएनए, ये आपका आरएनए होने वाला है, ठीक है ना। इतनी बात पता चली बहुत। अबॉर्टिव इनिशिएशन मैं आपको बता चुका हूँ, अगर 4 से 5 न्यूक्लियोटाइड ही ऐड हो रहे हैं, अगर 4 से 5 न्यूक्लियोटाइड ही ऐड हो रहे हैं तब आपका अबॉर्टिव इनिशिएशन
होगा, यानी कि जो आपके आरएनए हैं वे आपके डिग्रेड होने वाले हैं, ठीक है ना, अब वे आपके डिग्रेड होने वाले हैं। फिर आपका प्रोमोटर क्लियरेंस, यानी कि ऐसी कंडीशन जब आपका इनिशिएशन से इलोंगेशन के लिए जाता है, उसको बोलते हैं प्रोमोटर क्लियरेंस। वंस अन एंजाइम्स मेक ए ट्रांसक्रिप्ट लॉन्गर देन 10 न्यूक्लियोटाइड, अगर 10 न्यूक्लियोटाइड यानी कि 10 न्यूक्लियोटाइड से ज़्यादा की ट्रांसक्रिप्ट हो जाए, ठीक है ना, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड हैं वे 10 न्यूक्लियोटाइड से ज़्यादा जुड़ जाए। वैसे मैंने यहाँ पर 8 से 9 बताया था, 8 से 9 भी सही है, ठीक है ना, ये अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ होता है, तो आप इसको कंफ्यूज मत होना कि मैंने आपको 8 से 9 बताया, 8 से 9 है या फिर 10 है, तो कंफ्यूज मत होना, कहीं पर 8 से 9 है, कहीं पर 10 है। जब आपके 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड आपस में ट्रांसक्रिप्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उस कंडीशन को हम प्रोमोटर क्लियरेंस बोलते हैं। इट इज़ सेड टू बी हैव एस्केप्ड द प्रोमोटर, यानी कि तब ये एस्केप्ड कर देता है प्रोमोटर रीजन को। दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन टू इलोंगेशन फेज, और यही आपकी इलोंगेशन फेज होती है। एट दिस पॉइंट टर्सरी कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, ट्रांसक्रिप्ट विद 10 और मोर न्यूक्लियोटाइड स्टार्ट थ्रेडिंग इनटू द आरएनए एग्जिट चैनल, ठीक है ना। और फिर आपको जैसे जितने मैंने 5 चैनल बताए थे, आपका एक टर्मिनल चैनल था, एक नॉन टर्मिनल चैनल था, एक डीएनए डाउनस्ट्रीम चैनल था, एक आपका एनटीपी आ रहा था, वहाँ से ये अपनी अपनी जगह जो है प्रस्थान यानी कि जाना स्टार्ट कर देते हैं। प्रोमोटर एस्केप इज एसोसिएट विद द ब्रेकिंग ऑफ ऑल इंटरेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपका प्रोमोटर क्लियरेंस होता है तब वहाँ पर आपके ऑल इंटरेक्शन जो है ब्रेक होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका जो आरएनए के चैनल में को निकलना पड़ता है, आरएनए के चैनल में को निकलना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पर जितना भी इंटरेक्शन होता है वो सारे के सारे ब्रेक होते हैं बिटवीन पॉलीमरेज एंड प्रोमोटर एलिमेंट एंड बिटवीन पॉलीमरेज एंड रेगुलेटरी प्रोटीन ऑपरेटिंग एट ए गिवन प्रमोटर। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर सेम बना हुआ है, हुआ क्या, सबसे पहले आपका इस वाले डायग्राम को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले एक डीएनए था, डीएनए पे आपका आरएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ा सिग्मा फैक्टर से, ठीक है ना, सिग्मा फैक्टर के डिपेंडेंट यानी कि सिग्मा फैक्टर की बदौलत इस प्रमोटर से आकर के जुड़ा। मान लो ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये आपका प्रमोटर रीजन था। अब प्रमोटर रीजन था, ये बनाया इसने सबसे पहले क्लोज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स, क्लोज प्रमोटर या फिर क्लोज कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, इसने ये बना लिया। इसके बाद बबल का फॉर्मेशन होगा, ये देखो बबल का फॉर्मेशन है, एंड ये आपका जो है 13 to 15 कह लो, अलग अलग बुक में अलग अलग है। जब आप 5-6 बुक एक साथ पढ़ते हो ना, तब आपको अलग अलग कंडीशन मिलती है। किसी में 12 to 15 लिखा हुआ है, किसी में 13 to 14 लिखा हुआ है, किसी में 10 to 15 लिखा हुआ है। तो अराउंड 13 to 15, ठीक है ना, अराउंड 13 to 15 यहाँ पर एक बबल का फॉर्मेशन होगा। इस बबल के फॉर्मेशन जब ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स। इसके बाद फिर इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, लेकिन इसमें भी अब आपको याद रखना पड़ेगा कि किस प्रकार से आपका अवोर्टिव फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना, या फिर प्रोमोटर क्लियरेंस किस प्रकार से हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये ग्रीन कलर में आपको सिग्मा फैक्टर चमक रहा है, ठीक है ना, ये ग्रीन कलर में सिग्मा फैक्टर, ये सिग्मा फैक्टर निकल जाएगा, सिग्मा फैक्टर निकल जाएगा, क्योंकि इसका काम क्या था, इसका काम था प्रोमोटर को आइडेंटिफाई करके उस पर आरएनए को अटैच करवाना, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होना है, ये जैसे सिग्मा फैक्टर निकलेगा, यहाँ पर एक प्रोटीन आकर के जुड़ जाएगी, जिसको बोलेंगे हम नस प्रोटीन, जिसको क्या बोलेंगे, नस प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, नस प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से फिर आपका इलोंगेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, इलोंगेशन स्टार्ट हो जाता है। अब इसी को इसे स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर के उस पर दिखाया गया 3D इमेज है, इसको भी देख लो। यहाँ पर देखो आपको जो ये जो बना हुआ है, ये आपका सिग्मा फैक्टर है, ठीक है ना, सिग्मा फैक्टर है। इसका अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 4 ज्वाइन कर रहा है, यहाँ पर CTD ज्वाइन कर रहा है अप स्ट्रीम से। इस प्रकार से ज्वाइंट होगा ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, फिर इसके बाद टर्सरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड देन इनिशिएशन इलोंगेशन आपका होगा। तो आई होप इनिशिएशन आपको याद हो गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इलोंगेशन,
अब चलते हैं इलोंगेशन। इलोंगेशन में कुछ नहीं भाई साहब, जब एक बार गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो अपनी जो है डेस्टिनी पे जा करके रुकती है। इलोंगेशन में ज़्यादा कुछ पढ़ने वाली बात नहीं है, यहाँ पर केवल आपको बस नस प्रोटीन का ध्यान रखना है कि आरएनए के साथ नस प्रोटीन जुड़ी हुई होती है, नस प्रोटीन जुड़ी हुई होती है, ठीक है ना। और जो आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है वो ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होता है। इतनी बात आपको याद रखनी थी। इतना हो गया, बहुत अच्छी बात। अब कुछ नोट्स हैं वो आपको याद मतलब पता होने चाहिए कि सिग्मा फैक्टर निकलेगा और नस प्रोटीन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। एंड 8 to 10 बेस पेयर आरएनए डीएनए हाइब्रिड बनेगा इज प्रेजेंट इन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन साइट पर आरएनए डीएनए हाइब्रिड बनता है जो कि 8 to 10 बेस पेयर का होता है, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। तो ये था आपका इलोंगेशन। अब बात करते हैं हम आपके टर्मिनेशन के ऊपर, लेकिन टर्मिनेशन पे जाने से पहले अब आप एक बात बताओ, हमने डीएनए में पढ़ा था, जब हम रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि भाई साहब ऐसा है कि अगर कोई न्यूक्लियोटाइड गलत जुड़ गया, अगर कोई न्यूक्लियोटाइड यानी कि अगर डीएनए में जब रेप्लिकेशन होता है, अगर कोई डीएनए में ये जब रेप्लिकेशन होता है अगर कोई न्यूक्लियोटाइड गलत जुड़ जाता है तो उसके लिए वहाँ पर प्रूफ रीडिंग पाई जाती थी, ठीक है ना। प्रूफ रीडिंग पाई जाती है। यूकैरियोटिक्स में अलग कर रहा था, प्रोकैरियोटिक्स में अलग कर रहा था, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पर भी आपकी प्रूफ रीडिंग पाई जाती है, सवाल आता है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपका सीधा सा आंसर होना चाहिए कि सर यहाँ पर प्रूफ रीडिंग नहीं पाई जाती, ठीक है ना। यहाँ पर प्रूफ रीडिंग नहीं पाई जाती, लेकिन प्रूफ रीडिंग से मिलता जुलता ही कुछ आपके जो है प्रोसेस पाए जाते हैं। प्रूफ रीडिंग याद रखो, ट्रांसक्रिप्शन में, बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन में प्रूफ रीडिंग नहीं पाई जाती, लेकिन प्रूफ रीडिंग से मिलता जुलता ही कुछ आपके जो है वो स्टेप पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली हम इनको प्रूफ रीडिंग नहीं कहते, इनको हम आरएनए एडिटिंग बोल सकते हैं, ठीक है ना। आरएनए एडिटिंग वगैरह बोल सकते हैं, लेकिन प्रूफ रीडिंग के नाम से नहीं जानते। लेकिन हाँ, ये पढ़े जाते प्रूफ रीडिंग से ही है। देखो कितने मज़े की बात है कि प्रूफ रीडिंग, अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये भाई साहब ये आपके हर किसी में नहीं जाती। ये जो प्रूफ रीडिंग है, क्योंकि देखो प्रूफ रीडिंग है तो वो हर ट्रांसक्रिप्शन में होनी चाहिए, लेकिन ये हर ट्रांसक्रिप्शन में नहीं हो रही, ये किसी किसी ट्रांसक्रिप्शन में पाई जा रही है, यानी कि अपनी मर्जी के मालिक खुद हैं। इसलिए ये एक एक्यूरेट प्रूफ रीडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रूफ रीडिंग के नाम से जानी जाती है। अब ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है ना, 2 प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी पायरोफॉस्फोलाइसिस प्रूफ रीडिंग एंड दूसरी होती है आपकी हाइड्रोलाइटिक प्रूफ रीडिंग। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी क्वेश्चन इनमें से पूछ ले जाता है कि बताइए भाई साहब ट्रांसक्रिप्शन में जो आपकी प्रूफ रीडिंग होती है या फिर आरएनए एडिटिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की, पायरोफॉस्फोलाइसिस प्रूफ रीडिंग एंड हाइड्रोलाइटिक प्रूफ रीडिंग। तो सबसे पहले पायरोफॉस्फोलाइसिस प्रूफ रीडिंग को देख लेते हैं। इसको हम पीपीआई भी बोल देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि ये रिवर्स रिएक्शन होती है। रिवर्स रिएक्शन का क्या मतलब होता है, ये आपकी रिवर्स रिएक्शन होती है। रिवर्स रिएक्शन का क्या मतलब होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा सा आपको जो है स्टार्टिंग का पार्ट लेकर के चलता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा याद आ जाए तो, ठीक है ना। 1 सेकंड और रुको भाई साहब, थोड़ा सा मुझे वो पेज लाने दो, ये रहा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा था कि अगर आपका, ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि अगर आपका न्यू न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है तो यहाँ से इस अल्फ़ा बीटा को निकालना पड़ेगा, एंड तब जा कर के ये अल्फ़ा वाला, यहाँ पर गामा बीटा को निकालना पड़ेगा, एंड अल्फ़ा बीटा, ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा जो है ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है ना। 3 प्राइम से ज्वाइंट हो जाएगा अल्फ़ा, ठीक है ना। तो पायरोफॉस्फोलाइजेशन में क्या करते हैं, अब यहाँ पर मान लो ये जो है ये न्यूक्लियोटाइड गलत जुड़ गया, ये गलत जुड़ गया, तो अब यहाँ पर इसको पीपीआई दिया जाता है, यानी कि इसको गामा एंड बीटा दिया जाता है, गामा एंड बीटा फोस्फेट दिया जाता है, गामा एंड बीटा फोस्फेट दिया जाता है। एंड गामा एंड बीटा फोस्फेट जब दिया जाएगा तो यहाँ पर ये अपना दोबारा से ये ही कंडीशन क्रिएट कर लेगा, यानी कि अपने आप को दोबारा से अपना जो है वो ट्राइफॉस्फेट के रूप में आ जाएगा, ये वाली फॉर्म बना लेगा,
ठीक है ना, इसलिए इसको रिवर्स बोला गया है। इसको क्या बोला गया है? रिवर्स रिएक्शन। याद रख लेना, इसको रिवर्स या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको पायरोफॉस्फोलाइसिस को पीपीआई इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि भाई साहब ऐसा है कि वो जो है, मैं वहीं पर खोल लेता हूँ, ठीक है ना, पीपीआई यानी पायरोफॉस्फेट या फिर फास्फोलाइसिस, एक सेकंड रुको, काफ़ी आगे है वो, ठीक है, तो वहीं पर हम चलेंगे अपना, ये रहा, ठीक है ना। तो इस पीपीआई में क्या हो रहा है? इसमें रिवर्स हो रहा है, जो आपके गामा एंड बीटा निकले थे, गामा एंड बीटा को दोबारा से दिया जा रहा है और रिएक्शन को रिवर्स किया जा रहा है। तो इट इज़ ए रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इंट्रैक्शन, यानी कि जो आपके न्यूक्लियोटाइड इंट्रैक्शन हो रहा है उसमें रिवर्सिबल का काम करता है, क्योंकि वहाँ पर ये आपका गामा एंड बीटा जो फॉस्फेट है वो प्रोवाइड करा रहा है। आरएनए पॉलीमरेज रिमूव इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड बाय एडिशन पीपीआई टू इंसर्टेड न्यूक्लियोटाइड, यानी कि जो आरएनए न्यूक्लियोटाइड गलत ऐड हुआ है उसमें क्या करेंगे? उसमें पीपीआई का एडिशन करेंगे और जो इंसर्टेड, जो रॉन्ग इंसर्टेड न्यूक्लियोटाइड है उसको रिमूव कर देंगे। इसमें बाकी और कुछ नहीं है। यही समझने वाली बात थी जो कि मैंने आपको बता दी। इसके बाद सेकंड नंबर हाइड्रोलाइटिक, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और ये आपसे पूछा भी जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? इसमें एक्चुअल में इसको बैक ट्रैक के नाम से जानते हैं, इसको हम बैक ट्रैक मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। अब बैक ट्रैक का क्या मतलब है? तो बैक ट्रैक का मतलब यहाँ से समझो आप कि हो क्या रहा था स्टार्टिंग में, वो देखने की कोशिश करो कि आपका ये कोई भी डीएनए का फॉर्मेशन, आरएनए का फॉर्मेशन इस प्रकार से हो रहा था। अब इस आरएनए का फॉर्मेशन जैसे जैसे चल रहा था तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई कि यहाँ पर एक रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड का इंसर्शन हो गया, रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड का इंसर्शन हो गया। अब इसको हमें भाई साहब सही करना है। इसको सही करना है तो जो ये आरएनए बना है, ये जो आरएनए बना है इसको बैक ट्रैक किया जाएगा, यानी कि इसको वापसी भेजा जाएगा। इसको देखो यहाँ पर, इसको ये अगर ये 5 प्राइम में इसको लिखना चाहूँ तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहाँ पर देखो ये बैक आया। पहले यहाँ तक बन चुका था लेकिन गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ा तो इसको बैक करेंगे, ठीक है ना, इसलिए इसको बैक ट्रैक मैकेनिज्म बोला गया। बैक करेंगे, बैक करने के बाद यहाँ पर एक एंजाइम्स आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर एंजाइम्स आएगा जहाँ पर SII या फिर S सेकेंड बाइंडिंग बोल देते हैं। और ये बाइंडिंग क्या करेगा? ये जो आपका रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड हुआ है एक्चुअली इस SII की जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो एंजाइम्स होता है ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है। ये कैसा होता है? ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है। इस बात को याद रख लेना, इसके लिए इसका नाम हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी या हाइड्रोलाइटिक प्रूफरीडिंग है, ठीक है ना। अब ये हाइड्रोलाइटिक क्या करेगा? इस रॉन्ग, जो ये रॉन्ग आपका न्यूक्लियोटाइड इंसर्शन हुआ था इसको जो है ये बाहर निकाल देगा, ठीक है ना, इसको ये बाहर निकाल देगा। और इसके साथ साथ अच्छे को भी, जो अच्छे न्यूक्लियोटाइड है, 1-2 अच्छे न्यूक्लियोटाइड भी निकल जाएंगे। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड निकल के बाहर आ जाता है, इसलिए इसको हाइड्रोलाइटिक या फिर बैक ट्रैक मैकेनिज्म बोलते हैं। आरएनए पॉलीमरेज बैक ट्रैक एंड क्लीव आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इन स्मॉल फ्रैगमेंट कंटेनिंग इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, जो आपका रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड आपका इंसर्शन हुआ था सबसे पहले उसका बैक ट्रैक कराएंगे, यानी कि जो आपका आरएनए बन रहा है उसको बैक ट्रैक कराएंगे। बैक ट्रैक कराने के बाद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आएगा जो कि मेनली आरएनए पॉलीमरेज ही होता है, ठीक है ना, मेनली आरएनए पॉलीमरेज ही होता है। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है भाई साहब, यही जो आपका रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड है उसको स्मॉल फ्रेगमेंट में कट करेगा एंड कट करने के बाद बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब ये दोनों के दोनों जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो दोनों के दोनों फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, ये आपके आरएनए पॉलीमरेज से ही हो रहे हैं। यानी कि प्रूफ रीडिंग भी किसके थ्रू हो रही है? आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू ही हो रही है। इसलिए बैक्टीरिया में आरएनए पॉलीमरेज को मैंने वहाँ पर 1 मैन आर्मी का, अभी तक आप देख रहे होंगे आरएनए पॉलीमरेज के अलावा और कुछ आया ही नहीं है।
ठीक है ना। अभी तक आरएनए पॉलीमरेज ही हीरो बन रहा है, यानी कि सब काम यही कर रहा है, ठीक है ना, सब काम यही कर रहा है। तो ये प्रूफ रीडिंग थी, आई होप आपकी समझ में प्रूफ रीडिंग आई हो। अब बात करते हैं टर्मिनेशन, जो कि आपका थर्ड स्टेप है। टर्मिनेशन मतलब किसी भी रिएक्शन को टर्मिनेट कर देना, बंद कर देना। और ये टर्मिनेट कब होएगा कि मान लो आपका ये जो है डीएनए स्ट्रैंड था, ये आपका डीएनए स्ट्रैंड था, ये आपका प्रोमोटर था, ये प्रोमोटर यहाँ पर ये टर्मिनेशन स्ट्रैंड थी। तो जब ट्रांसक्रिप्शन यहाँ तक आपका पहुँच जाए, यहाँ तक ट्रांसक्रिप्शन पहुँच जाए, तब इसको टर्मिनेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब यहाँ पर टर्मिनेट होगा। अब ये जो टर्मिनेट होगा ये दो प्रकार से होता है और ये आपसे पूछा जाता है गाइस, ठीक है ना, ये आपसे पूछा जाता है। देखो यार, जितने मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखे हैं ना, ये मैंने इनके कहीं ना कहीं, चाहे आईसीएमआर हो, डीबीटी हो, सीएसआईआर हो, या फिर गेट हो, ठीक है ना, या फिर कोई सा आपका जैसे कि आप मतलब किसी भी जैसे कि आपके खूब बड़े लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, सीनियर साइंटिस्ट के एग्ज़ाम होते हैं, तो यहाँ वहाँ पर ये ऐसे ही एग्ज़ाम पूछे, मतलब ऐसे ही आपसे पूछे जाते हैं। कहीं पर टर्मिनेशन में पूछ लेगा, कहीं पर आपका इलोंगेशन पे, कहीं पर इनिशिएशन में पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए। और सीएसआईआर अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको तो बिल्कुल ही पता होना चाहिए, क्योंकि सीएसआईआर आपके मास्टर के बाद होता है। तो अब आप खुद समझ सकते हो कि सीएसआईआर का लेवल क्या होगा। चाहे डीबीटी हो, आईसीएमआर हो, गेट हो, सीएसआईआर का लेवल इनसे थोड़ा हाई होता है, ठीक है ना, इनसे थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो जो टर्मिनेशन होता है वो दो प्रकार से हो सकता है, ठीक है ना, उसके दो टाइप होते हैं। एक होता है आरएचओ डिपेंडेंट, दूसरा होता है आरएचओ इंडिपेंडेंट। अब ये आरएचओ क्या बोला है, तो हम इसी को ही पढ़ने वाले हैं। तो अकर एट द एंड ऑफ जीन, यानी कि जो टर्मिनेशन होगा वो एंड ऑफ द जीन पे होगा यहाँ पर, यानी कि आपका टर्मिनेशन परफॉर्म होगा। टर्मिनेशन इज डिसाइड बाय सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट विद आरएनए दैट एनकोडेड बाय आरएनए, सॉरी डीएनए। ये स्टेटमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो टर्मिनेशन होगा उसकी सूचना किसके पास होगी, उसकी सूचना होगी जो ये आरएनए परफॉर्म हो रहा है उसके पास। और ये आरएनए में कहाँ से आई, आरएनए में ये सूचना आई डीएनए से, ठीक है ना। आरएनए में ये सूचना कहाँ से आई, एनकोडेड बाय डीएनए। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन इन बैक्टीरिया, दो प्रकार के होते हैं, आरएचओ डिपेंडेंट एंड आरएचओ इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, आरएचओ डिपेंडेंट एंड आरएचओ इंडिपेंडेंट। अब ये आरएचओ डिपेंडेंट का क्या मतलब है, यानी कि आरएचओ एक प्रोटीन होती है, इतनी बात समझो, आरएचओ एक प्रोटीन होती है, उसके थ्रू ही आपका जो है टर्मिनेशन पॉसिबल होता है, उसको बोलते हैं आरएचओ डिपेंडेंट। और ये आरएचओ इंडिपेंडेंट, यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रोटीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही एक ऐसा प्रावधान बनाया गया है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में एक ऐसा आपका जो है बैक्टीरियल सिस्टम ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जहाँ पर किसी भी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमें वही चीज़ देखनी है। तो सबसे पहले आरएचओ डिपेंडेंट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम आरएचओ बोल देते हैं, ठीक है ना। ये एंजाइम्स डिपेंडेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एनर्जी इन्वॉल्व होती है, इतनी बात भी याद रख लेना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपकी एनर्जी इन्वॉल्व होती है या फिर एनर्जी का इंटैक्ट होता है, ठीक है ना। दूसरी बात कि ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन इज मेडिएटेड बाय आरएचओ प्रोटीन, यहाँ पर आरएचओ प्रोटीन के थ्रू ही टर्मिनेशन होता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन आरएचओ प्रोटीन के थ्रू होता है। इतनी बात पता चली, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, एनर्जी का इंटेक्ट होता है, जबकि जो आरएचओ इंडिपेंडेंट होते हैं, अभी बताऊंगा मैकेनिज्म, घबराने वाली बात नहीं है। पहले थोड़ा स्टेटमेंट देख लो कि जो आरएचओ होता है ये प्रोटीन एंड एंजाइम्स इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं लगती, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं लगती, ठीक है ना। अभी आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर क्या ये दोनों एक साथ होते हैं,
क्या एक किसी बैक्टीरिया में ये दोनों एक ट्रांसक्रिप्शन में दोनों एक साथ होते हैं, या फिर अगर एक साथ नहीं होते हैं तो कौन से की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि कौन सा ज़्यादा हो। ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मन में, मुझे पता है, ठीक है ना। तो देखो भाई साहब, अब आप एक बात बताओ, एक काम हो रहा है फ्री में, एक काम हो रहा है पैसे दे करके, तो कौन सा काम मतलब आप पसंद करोगे कि एक काम तो आपका फ्री में हो रहा है, एक काम हो रहा है बिना पैसे दो, तो आप यही चाहोगे ना कि यार मेरा पैसा ना लगे। तो जो आरएचओ इंडिपेंडेंट होता है वो जर्नल होता है, आरएचओ इंडिपेंडेंट जो होता है वो जर्नल होता है, एंड सबसे ज़्यादा नॉर्मल कंडीशन में आपका यही पाया जाता है, ठीक है ना, यही पाया जाता है। और ट्रांसक्रिप्शन में अगर आरएचओ डिपेंडेंट हो रहा है तब आरएचओ इंडिपेंडेंट नहीं होगा, यानी कि एक बार में ये एक ही होता है, या तो आरएचओ इंडिपेंडेंट होता है या फिर आरएचओ डिपेंडेंट होता है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखो कि ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन मेडिएटेड बाय आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी प्रोटीन एंड एनर्जी इनपुट, यहाँ पर किसी भी एनर्जी इनपुट की ज़रूरत नहीं होती, ये आपके आरएनए ट्रांसक्रिप्शन ऐसे ही हो जाता है, ठीक है ना। ये इंट्रिंसिक, इसको याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरएचओ इंडिपेंडेंट को हम इंट्रिंसिक टर्मिनेटर के नाम से भी जानते हैं। ए इंट्रिंसिक टर्मिनेटर स्ट्रक्चर इज फॉर्म दैट रेस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेशन, यानी कि एक इंट्रिंसिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जब जाकर के आपका आरएचओ इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन होता है। अब ये इंट्रिंसिक टर्मिनेशन स्ट्रक्चर क्या होती है, इसको ही हमें समझना है, ठीक है ना, कि ऐसी क्या वजह है कि ये यहाँ पर किसी भी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं हो रही है, एक इंट्रिंसिक टर्मिनेशन स्ट्रक्चर बन गया और ये जो है अपने आप भी टर्मिनेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो अब इन दोनों को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आरएचओ डिपेंडेंट को पढ़ लेते हैं कि आरएचओ डिपेंडेंट क्या होता है। तो देखो भाई साहब, मेडिएटेड बाई आरएचओ प्रोटीन, ये आरएचओ प्रोटीन से डिपेंडेंट होता है। अब ये आरएचओ प्रोटीन क्या होती हैं कि इट इज़ ए हेक्सामेरिक प्रोटीन, जो आरएचओ होती है वो हेक्सामेरिक प्रोटीन होती है। हैज आरएनए डीएनए हेलिकेज एक्टिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आरएचओ होता है उस पर जो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो उसका नेचर होता है, वो आरएनए डीएनए हेलिकेज होता है, ठीक है ना। अभी देखेंगे कि डीएनए आरएनए हेलिकेज कैसे काम करता है। एंड रिकॉग्नाइज, ये जो रिकॉग्नाइज करती है रट प्रोटीन को या फिर रट साइट को, ठीक है ना। जो आरएचओ होता है वो रट साइट को जो है वो आइडेंटिफाई करती है, फिर रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है ना, यानी कि रट साइट को रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है भाई साहब। एंड देन बाइंड आरएनए, और रट साइट को रिकॉग्नाइज करने के बाद आरएचओ जो है आरएनए से ज्वाइंट होती है। हम अभी आगे देखेंगे। अब ये रट साइट क्या होती हैं, तो रट साइट में याद रख लेना 60 to 80 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग सीक्वेंस पाया जाता है, ठीक है ना। अब इसका सीक्वेंस याद कर पाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो याद रख लेना ये सी रिच होता है, ठीक है ना, ये सिस्टीन रिच होता है, इस बात को याद रख लेना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि बताइए जो रट साइट होती है वो किस में, उसमें जो है किसका रिचनेस ज़्यादा होता है, ए का, टी का, पी का, या फिर सी का, या फिर यू का। तो यहाँ आंसर इज सी का, ठीक है ना। अब इसकी जो है मैकेनिज्म देख लेते हैं। अब ये देखो मैकेनिज्म ये आ गई है, ठीक है ना। अब इसको ज़रा बड़े ही ध्यान से देख लेना। एक सेकंड रुको भाई साहब, इसको मैं ज़रा थोड़ा सा सही कर देता हूँ, ठीक है ना। ये आपकी जो है ये है आरएचओ डिपेंडेंट, आरएचओ डिपेंडेंट। नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा था कि भाई साहब यहाँ से जो है आरएनए आपका बन रहा था, ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, और ये आपका जो है आरएनए का संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस हो रही थी, ठीक है ना, आरएनए की सिंथेसिस हो रही थी। अब इस आरएनए की सिंथेसिस जैसे जैसे होती है तो इस आरएनए पर एक रट साइट प्रेजेंट होती है, ये आपकी रट साइट बनी हुई है, ठीक है ना, ये क्या बनी हुई है, रट साइट बनी हुई है। अब इस रट साइट को ही आइडेंटिफाई करती है ये आरएचओ प्रोटीन, ये आप देख रहे हो हेक्सामेरिक जो होती है ये आपकी आरएचओ प्रोटीन है।
अब ये RH प्रोटीन इसको आइडेंटिफाई करके इससे अटैच हो जाती है, ठीक है ना। जैसे ही ये अटैच होती है तो यहाँ पर अटैच होने के बाद जो ये ट्रांसक्रिप्शन ये इधर के साइड में चल रहा था, ये जो ट्रांसक्रिप्शन चल रहा था ये स्लो डाउन हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। और ये जो आपका हेक्सामेर RH प्रोटीन है ये अब जो है भागना स्टार्ट कर देती है कौन से साइड को, 5 प्राइम टू 3 डायरेक्शन, यानी कि आपका जहाँ पर टर्मिनेशन होना है उस साइड में भागना स्टार्ट कर देती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये ऐसी भागती हैं, तो आंसर इज नो। इसको चाहिए ATP भागने के लिए, यानी कि इसको एनर्जी चाहिए भाई साहब, ATP लेगा ADP में चेंज कर देगा, ठीक है ना, और ये भागता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ पर तो ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन कैसा होता है, स्लो होता, लेकिन इसको मिल गई एनर्जी तो ये भागेगा बहुत तेज़ी से। अब तेज़ी से भागेगा तो यहाँ पर देखो इसको मिल गई क्या, एनर्जी मिल गई इसको, ये तेज़ी से भाग रहा। तेज़ी से भागने के बाद यहाँ पर होता क्या है बेसिकली कि ये जो है ये टर्मिनेटर साइट यहाँ पर पहुँच जाएगा। ये जो आपका हेक्सामेर है ये यहाँ पर पहुँच जाएगा तेज़ी से भागता हुआ, और जैसे ही तेज़ी से भागेगा तो इसके पास प्रॉपर्टी है किसकी, DNA RNA हेलिकेज की। किसकी प्रॉपर्टी है भाई साहब, DNA RNA हेलिकेज की। और ये जो आपका RNA का परफॉर्मेंस हो रहा है तो यहाँ पर DNA RNA का ही जो है एक हाइब्रिड बन रहा था। अब उस हाइब्रिड को ये हेलिकेज जो है ये RH जो है ये तोड़ देगा, ये ब्रेक डाउन करेगा, और जैसे ही ये ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पर ये जो आपका mRNA बना है ये आपका जो है अलग, यानी कि ये अलग हो जाएगा ये mRNA, एंड ये जो आपकी ये जो आपकी जो है ये RH प्रोटीन है ये अलग हो जाएगी, आपका RNA जो है वो अलग हो जाएगा, एंड DNA स्टैंड अलग हो जाएगा, यानी कि चारों चीज़ अलग हो जाएगी। यानी कि चारों चीज़ कौन कौन सी, तो ये है आपकी RH आपकी अलग, RNA आपका अलग, ठीक है ना, RNA आपका अलग, इसके बाद जो आपका DNA है DNA आपका अलग, ठीक है ना, DNA आपका अलग, एंड जो आपका RNA पॉलीमरेज है वो भी आपका अलग, RNA पॉलीमरेज भी अलग, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ ली तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये था आपका RH डिपेंडेंट टर्मिनेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं RH इंडिपेंडेंट के बारे में कि RH इंडिपेंडेंट क्या होता है। और गाइज ये भी आपसे पूछा जाता है, इस पे आपके क्वेश्चन बन चुके हैं, 3-4 क्वेश्चन इस पे भी बन चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। ये अब मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो डायग्राम है ये डायग्राम आपका RH इंडिपेंडेंट का है। किसका है, RH इंडिपेंडेंट का है। यहाँ पर किसी भी एनर्जी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा था कि नॉर्मल कंडीशन में आपका जो है ट्रांसक्रिप्शन चल रहा था। अब ट्रांसक्रिप्शन चल रहा था तो यहाँ पर भाई साहब जीन का एंड आया, यानी कि जीन की एंडिंग आई। जैसे ही जीन की एंडिंग आती है तो यहाँ पर कुछ ये जो सीक्वेंस होते हैं, ये GC रिच होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये GC रिच होते हैं, ठीक है ना, ये GC रिच होते हैं। और GC रिच होकर के ये एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये आपसे पूछा भी जाता है कि जब आपका टर्मिनेशन होता है RH इंडिपेंडेंट तो वहाँ पर किस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है। तो आपको याद रखना है इस प्रकार की सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसे ये बनती है, यहाँ पर आगे की साइड में यहाँ पर यूरेसिल अटैच होते हैं, खूब सारे, यानी कि बहुत सारे यूरेसिल अटैच होते हैं, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आपकी जो है बन करके तैयार हो जाती है। यानी कि यहाँ पर तो यूरेसिल बने हुए हैं काफ़ी सारे, यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है ना। अब आपको याद आ रहा होगा जब मैंने आपको RNA पॉलीमरेज पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि इसकी 5 चैनल होते हैं,
ठीक है ना, 5 चैनल होते हैं। अब देखो भाई साहब, जो आरएनए निकलने वाला चैनल होता है, ठीक है ना, ये आरएनए निकलने वाला चैनल जो होता है, अब ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है ना, इसको अपने अंदर से नहीं जाने देता भाई साहब, ये आकर के यहीं पर फंस जाता है, ठीक है ना। यानी कि देखो गली इतनी सी है, लेकिन आप उसके अंदर कोई इतना बड़ा मतलब सामान भेजना चाहते हो, तो अब ये यहाँ पर आकर के फंस जाता है, तो ये आगे नहीं जा पाता है, ठीक है ना, ये आरएनए से आगे नहीं जा पाता, आरएनए के अंदर फंस जाता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे ही ये फंसा, अब यूरेसिल, याद रख लेना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब याद रखने वाली बात यह है कि यूरेसिल के साथ कौन कॉम्बिनेशन करेगा, तो डीएनए का ए, ठीक है ना, डीएनए का ए। और बायोलॉजिकल सिस्टम में ए एंड यू सबसे बिगेस्ट बॉन्ड बनाते हैं, सबसे बिगेस्ट बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि जैसे ही ये आपका जो है वीकेस्ट, यहाँ पर मैं सही कर देता हूँ स्पेलिंग, नहीं तो बच्चे स्पेलिंग को कहेंगे वीकेस्ट, ठीक ना, ST, वीकेस्ट। तो यहाँ पर देखो भाई साहब हुआ क्या कि जैसे ही ये यहाँ पर हाल्ट हुआ, जैसे ही ये रुका, क्योंकि ये आगे तो नहीं जा सकता सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर ये जो ये A एंड U बना है, यानी कि A एंड U का कॉम्बिनेशन बना है, कॉम्प्लीमेंट्री बना है, ये स्टेबल तो है नहीं, स्टेबल नहीं है, तो ये टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि ब्रेक डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही ये ब्रेक डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आरएनए पॉलीमरेज कहेगा कि भाई साहब मैं तो अब चलता हूँ, क्योंकि अब जो है मेरा काम है ही नहीं, क्योंकि मैं जो बना रहा था भाई साहब तुम तोड़ लो, तुम तो मेरी बात ही नहीं मान रहे, तो मैं अपना अलग जा रहा हूँ। जैसे ही अपना ये आरएनए अलग जाएगा, ये आपका जो है आरएनए निकल के बाहर आएगा, आरएनए बाहर आएगा, आरएनए बाहर आएगा, डीएनए अलग हो जाएगा, एंड आपका आरएनए पॉलीमरेज भी अलग हो जाएगा। तो ये थी आपकी आरएचओ इंडिपेंडेंट की कहानी। आपको याद रखना है कि जीसी रिच होता है, यहाँ पर पॉलीयूरेडीन हो पाया जाता है, पॉलीयूरेडीन का फॉर्मेशन होता है एंड द एंड ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। इस बात को याद रख लेना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है। तो आई होप गाइज ये बात भी आपको पता लगी होगी। अब नेक्स्ट जो है, अब तक मैंने जो ट्रांसक्रिप्शन में करवाया है उसके लिए, उससे रिलेटेड 15 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाने वाला हूं। तो नेक्स्ट क्लास आपकी क्वेश्चन एंड आंसर की होने वाली है। तो गाइज थोड़ा ज़रा पढ़ कर के आना, ठीक है ना, पढ़ कर के आना, और जो है अपना 100% देना। 15 से 16 क्वेश्चन रहेंगे, और वे 15 से 16 क्वेश्चन आपको आने चाहिए एट एनी कंडीशन, ठीक है ना। चाहे 2 बार रिवीजन करो, 3 बार रिवीजन करो, 4 बार रिवीजन करो या 5 बार रिवीजन करो, मुझे कुछ नहीं पता। 15 से 16 क्वेश्चन है, वे आपको आने चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।